में जाना, मुकम्मल नॉवेल हुमा कुरैशी। अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हें बेटी देगा और ये सब कुछ इसके आगे आएगा। इस दिन तुम्हें एहसास होगा कि किसी की बेटी के साथ बुरा करना कैसा होता है। इसने हैरत व बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा था जो अपनी ही होने वाली औलाद के लिए मुँह से बददुआएँ निकाल रही। साथ-साथ आँसू बहाती अपने होठों पर लगा खून साफ कर रही थी। क्या बकवास कह रही हो? कैसी औरत हो? अपनी ही औलाद के लिए बददुआएँ कर रही हो? बेटी का सुन इनके दिल को धचका सा लगा था। तुम्हें ये खुशफ़हमी है कि मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगी? इन्होंने नफ़रत आमेज़ निगाहों से शौहर को देखा था, जो इनकी बात सुनकर एक लम्हे को ठहर गए थे। अपनी बकवास बंद करो, वो चिल्लाए जबकि वो इनकी तड़प पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। क्योंकि अनकरीब इनके तमाम दुखों का मदावा इस शख्स की औलाद करने वाली थी, वो नहीं जानती थी कि जिस औलाद को वो बद्दुआएँ दे रही थी, वही इनके लिए सबसे बड़ी आज़माइश बन जाएगी। कराची की नरम-गरम धूप खान मेंशन के वसी लॉन से होती हुई ड्राइंग रूम के मोटे पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी। डबल स्टोरी सफ़ेद बंगले का ये वो वक़्त था जब पूरा घर एक ही जगह जमा होता था और वो था सुबह के नाश्ते का और रात का खाना। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की खुशबुओं का राज था, फ्राइड एग, सॉसेज, पराठे और दीगर लवाज़िमात सजे थे। मुर्तसिम खान ने कुछ देर कबल ही नाश्ते की मेज़ पर घर वालों को जॉइन किया था। मर्द हज़रात बच्चों को नाश्ता करता देख ऑफ़िस के लिए निकल गए थे, जबकि मुर्तसिम का इरादा हुरम को अपने साथ ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने का था। इसकी यूनी इसके ऑफ़िस के रास्ते में ही पड़ती थी। मुर्तसिम थोड़ा मुस्कुरा ही लो, हर वक़्त सड़ू बनकर क्यों बैठे रहते हो? ये इसकी कज़िन प्लस 1 फूहा अलवीना खान थी, जो हद से ज़्यादा शरारती तबीयत की मालिक थी। मुर्तसिम जैसे संजीदा मिज़ाज बंदा बस इसकी गौर अफ़ज़ाइयाँ बर्दाश्त कर लेता था। लड़की कितनी बार कहा है तुम्हें तमीज़ से बात किया करो, शौहर है तुम्हारा। बीजान ने हमेशा की तरह पोती को घूरा था, जबकि इसके बाकी दोनों कज़िन्स खीखी करने लगे थे। तुम तो चुप करो मोटे, इसने झट बाल की लट संवारते दोनों को घूरा, जबकि इस बार मुर्तसिम मुस्कुराहट दबाता चेहरा झुका गया। इसके चेहरे के बदलते तासुरात खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे थे। मुतनासिब कद काट, गंधमी रंगत, शोल्डर कट बाल और गहरी सी आँखें जिन पर ऐनक टिका था। आसमानी रंग लिबास में दुपट्टा लापरवाही से गले में डाले बैठी मुखायफ निगाहों से माँ को देख रही थी, जो हमेशा की तरह संजीदा बैठी। अलविना, आप मेरे साथ आ जाएँ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये दोनों ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चले जाएँगे। मुर्तसिम ने इसे साथ ही उठने का इशारा किया था, जबकि इसके दोनों चचा के बच्चों ने आँखों ही आँखों में मायना ख़ैज़ इशारे का तबादला किया था। जी, वो भी शराफ़त से उठी थी, दोनों साथ ही चलते कारपोश तक आए थे, जहाँ चौकीदार ने इन्हें गाड़ी में बैठता देख फ़ौरन से ही गेट खोला था। आप दोनों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना? बीजान की नज़रें अब अपने दोनों शरारती पोतों पर थीं। सच जा रहे हैं बीजान, अभी तो भाई और वो चुड़ैल दोनों रोमांस कर रहे हैं। अभी इनके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही थे जब बीजान की छड़ी सीधी कमर पर आ लगी। बेगैरत शर्म नहीं आती? बहन और भाई पर इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने दोनों को गुरका तो इससे कम के मामला संजीदा होता, वो दोनों फ़ौरन से बेशर्म वहाँ से निकले थे। खान मंजू ने बख्तियार खान और नुसरत खानम के 3 बेटे अपनी बीवी बच्चों समेत रिहाइश पज़ीर थे। बड़े बेटे कबीर खान, इनकी ज़ौजा मरीना खान, जिन्हें अल्लाह ने शादी के सालों बाद अलवीना खान से नवाज़ा था, वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। जबकि छोटे बेटे यावर खान, इनकी ज़ौजा दिलशाद बेगम, जिनका इकलौता बेटा मुर्तसिम खान था, और सबसे छोटे अलमीर खान और इनकी ज़ौजा निशात बेगम, जिन्हें अल्लाह ने 2 बेटों की नेमत से नवाज़ा था। ज़ेगम खान और आशिर खान। बड़े खान के गुज़र जाने के बाद सभी एक छत के नीचे हँसी-खुशी रिहाइश पज़ीर थे। आज से 5 साल कबल बड़े खान ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी इकलौती लाडली पोती को मुर्तसिम खान के साथ निकाह में बाँध दिया था, जो इनके ख़ानदान का सबसे बड़ा चश्म-चिराग, संजीदा मिज़ाज और मामला फ़हम होता था। सब घर वाले राज़ी थे, बस अलवीना खान की डिग्री मुकम्मल होने का इंतज़ार था ताकि दोनों की रुख़सती का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया जा सके। कराची एफटीसी पुल से गुज़रती गाड़ी अपनी मंज़िल की जानिब गामज़न थी, जबकि काफ़ी देर से खामोश बैठी अलवीना को अब इस खामोशी से कोफ़-सी होने लगी थी। तभी वो ज़रा मुँह बसोर कर इसकी जानिब घूमी। मुर्तसिम, आप बोल भी दें, क्या बात है? मुझे तो इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर आप मज़ीद खामोश रहे तो मुझे कुछ हो जाएगा। वो हमेशा की तरह अपनी जल्दबाज़ तबीयत के पेश नज़र तेज़-तेज़ बोलती से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। कम ऑन यार, क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारने का दिल चाह रहा था। मसरूर से लहज़े में बोला था। अलवीना ने नज़र भरकर अपने हमसफ़र को देखा था, जो सियाह रंग थ्री पीस सूट में मलबूस सलीके से बाल बनाए, उनाबी होठों पर मुस्कुराहट सजाए अब धीरे से कुछ गुनगुना रहा था। जबकि संजीदा चेहरे के तासुरात इसकी हमराही में हमेशा ही नर्म हो जाते थे, सुरमई आँखों की चमक ही निराली। ओह अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, जो आप सबके सामने मुझे इतनी उजलत में उठाकर लाए हैं। अब वो रिलैक्स होकर पीछे होकर आरामदेह अंदाज में बैठ गई थी। उफ़, एक तो तुम लड़कियाँ हर मामले में ओवरथिंकिंग शुरू कर दिया करो। इसने ज़रा घूर कर देखा तो वो हल्का सा कहका लगा गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भई। इसने शिकवे से देखा तो वो मुस्कुराहट छुपा गया। ओह! क्या वाक़ई? इसने आईब्रो उठाए। ख़ैर, मैं ये कह रहा था कि मुझे तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होने से पहले रुख़्सती चाहिए। वो इतना अचानक बोला कि वो एक लम्हे को सकते में आ गई। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं मुत्तसिम? जबकि हमारी रुख़्सती से तो मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही तय पाई है ना। इसने हैरत ज़दा निगाहों से मुक़ाबिल को देखा था। है तो, मगर यार तुम्हारी डिग्री का अभी 1.5 साल बाकी है, अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा, मुझे इसी साल रुख़्सती चाहिए। अब वो संजीदा नज़र आ रहा था। आप मज़ाक कर रहे हैं ना? इसने शक्की निगाहों से देखा था। इसमें मज़ाक की क्या बात है यार? क्यों, तुम ऐसा नहीं चाहती? अब वो साइड मिरर से बाहर भी देख रहा था। चाहती हूँ, मगर अभी नहीं, इसने लपचपाए। मसला क्या है? हम एक ही घर में रहते हैं। तुम्हें बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही आना है। इसने इस बार ज़रा सख्त निगाहों से देखा था। और बाबा, इसने लपचपाए। तुम हामी भर लो, बाकी सबको मैं मना लूँगा। इसने बीच की राह निकाली। मेरी तालीम डिस्टर्ब हो जाएगी मुर्तसिम। इसने एक और बहाना गढ़ा। नहीं होगा यार, ट्रस्ट मी, और अगर तुम शादीशुदा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ आगे तक का सोच रही हो तो बेफ़िक्र रहो, जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं होगी मैं तुम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालूँगा। अब वो यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे। अलवीना ने एक नज़र इसे देखा, फिर बैग लेती गाड़ी से उतर गई। अलवीना,
मेरी बात का जवाब देकर जाओ, इस बार इसने सख्त लहजे में पुकारा था। सोच कर बताऊंगी, वो जरा थके थके लहजे में बोलती यूनिवर्सिटी का गेट पार करके, जहाँ इसके दोनों प्राइम पार्टनर इसका इंतजार फरमा रहे थे, जबकि वो सख्त निगाहों से इसकी दूर जाती पुश्त घूरता, लब पीछे गाड़ी रिवर्स करता अपने ऑफिस के रास्ते पर डाल चुका था, जबकि दिमाग नए ताने बाने बुनने में मसरूफ था। शीशे से बनी चमचमाती बिल्डिंग के ग्लास डोर को धकेल कर अंदर दाखिल होता, जैसे सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच चुका था। आसमानी रंग का थ्री पीस सूट, सफेद शर्ट और कलाई पर बंधी घड़ी, हर चीज इसकी शख्सियत की तरह नबी तुली थी। चेहरे पर संजीदगी मुस्तकिल कयाम थी। लिफ्ट के बटन प्रेस करता वो सीधा ऊपरी मंजिल पर बने ऑफिस की जानिब गामजन था। वो चलते हुए रुका नहीं था, सीधा लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन की तरफ बढ़ा था। इस लम्हे मैनेजर फाइल था, हमें तेज कदमों से इसके बराबर आ गया था। गुड मॉर्निंग सर, इसने कदरे मोहतात मगर मुस्तैद लहजे में कहा, जबकि 3 अहम मीटिंग शेड्यूल हैं। मुर्तज़िम ने सर हल्का सा हिलाया, नज़रें सामने थी मगर पूरी तवज्जो मैनेजर की आवाज़ पे थी, जबकि दिमाग में और भी बहुत सी सोचें जन्म ले रही थी। पहली मीटिंग 10 बजे बोर्ड रूम में है, ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, मैनेजर ने फाइल खोलते कहा। वो लोग प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर नज़रसानी चाहते हैं, टाइमलाइन नहीं बदलेगी, मुर्तज़िम ने मुख्तसर मगर वाज़ेह अंदाज में कहा। इन्हें बता दें कि क्वालिटी पर समझौता नहीं होगा। मैनेजर ने सर समझ कर सर हिलाया, वैसे भी मुर्तज़िम के सामने ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं थी। 11 बजे फाइनेंस डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग है सर, बजट इलेक्शन पर बात करनी है। मुर्तसिम की पेशानी पर हल्की सी शिकन उभरी। मेक श्योर कीजिएगा कि आदाद-ओ-शुमार तैयार हों, कि आज सराई नहीं करनी। जी सर, मैनेजर ने कहा। और दोपहर 1 बजे लीगल टीम के साथ मीटिंग है। नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट फाइल करना है। मुर्तसिम की रफ्तार अब भी यकसा थी। इसने केबिन के दरवाजे पर पहुंचकर कार्ड स्वीप किया, दरवाजा खुला तो इसने अंदर कदम रखा। मैनेजर भी एक कदम पीछे रुक गया मगर बोलता रहा, सर मीडिया ने भी आज इंक्वायरी रखी है। मुर्तसिम ने पलट कर एक नजर डाली। वो सवालिया नहीं थी, फैसला-कुन थी। मीडिया को कह दें वक़्त मिलेगा तो बात होगी, अभी नहीं। कमरे में दाखिल होते ही इसने कोट उतार कर कुर्सी की पुष्ट पर रखा। खिड़की के बाहर शहर की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही थी, बुलंद इमारतें, दौड़ती गाड़ियाँ और शोर। मैनेजर ने फाइल बंद की। सर क्या मैं मीटिंग की नोटिस ईमेल कर दूँ? नहीं, मुर्तसिम ने कुर्सी सँभालते हुए कहा, आप पहली मीटिंग के बाद खुद ले आइएगा। मैनेजर ने इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही मुत्तसिम ने एक लम्हे को गहरी सांस ली। सामने रखी मेज़, तरतीब से सजी फाइलें और घड़ी की टिक-टिक। अलमीना का जवाब ना देना इसकी आवाज़ से अनसना गया था, मगर इसने सोच लिया था कि वो रुखसती इसी माह ले लेगा और लाज़मी लेगा। ओए होए! आ गई अपने शौर्य नामदार के साथ रूबरू मीटिंग भुगता कर। कुछ रोमांटिक हुआ या बस ऐसे ही? वो दोनों इसे देखते ही मायना ख़ाइज़ी से बोले, जिसने दाँत किचकिचाए। तुम्हारा इन रोमांटिक भाई सिर्फ़ गैर ज़रूरी बातें ही कर सकता है। इसने मुँह पर जोर सर झटका। लगता है भाई ने क्लास ले ली बच्ची की। वो साथ-साथ क्लास की जानिब भी जा रहे थे। क्लास जोरदार झटका दिया है मुझे। इसने नाक भवें समेटी। कैसा झटका? दोनों एक ज़बान बोले। रुखसती चाहिए मौसूफ को। इत्तेज़ाइया मुस्कुराई। ना करो सच्ची, दोनों ज़्यादा ही एक्साइटेड हुए थे। मुँह तो बंद करो तुम दोनों। वो खफ़ा हुई। भई, तो फिर तुमने क्या कहा? वो दोनों मुतजस्सिस हुए। मैंने क्या कहना है? खुद ही सब कुछ सोचे बैठे हैं। वो अफ़सरदगी से बोली। तो ऐसे नाक मुँह क्यों बना रही हो? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है और फिर हनीमून। वो दोनों ही शोखे से बोले तो अलवीना इन्हें ताज्जुबी निगाहों से देखती अपनी क्लास लेने चली गई। भला इन दोनों मुँहों से कोई जीत सकता था? जबकि वो दोनों पीछे बेहंगम सा कहका लगाते अपनी-अपनी क्लास की जानिब पड़े थे। रात का खाना मामूल के मुताबिक सब साथ ही खा रहे थे। जब अपना खाना मुकम्मल करने के बाद उसने नैपकिन से मुँह थपथपाते ज़रा खंकार कर सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। बीजान, मैं सोच रहा था मेरी और अलवीना की रुखसती हो जानी चाहिए, आप क्या कहती हैं? वो इस कदर अचानक से बोला था कि अलवीना के हलक में निवाला ही फँस गया था, जबकि सब घरवाले हैरत और बेयकीनी से इसका चेहरा तक रहे थे। मगर बेटा, अभी तो अलवीना की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। कबीर खान ने अपने भतीजे पे इल्ज़ामात को देख संजीदगी से कहा, जबकि अलवीना मुँह टिकाए माँ को देख रही थी। तो तायाबू पढ़ने से किसने मना किया है? बट अब मुझे लगता है रुखसती को मज़ीद नहीं टालना चाहिए। अलवीना की पढ़ाई का 1.5 साल है, बल्कि इसको अभी बीएस के बाद एमएस भी करना है, तो ये पढ़ाई के बाद आराम से करती रहेगी। ईजान ने बड़ी बहू की तरफ देखा था। आप क्या कहती हैं मरीना? मैं तो शुरू से ही निकाह को लटकाने के हक में नहीं हूँ। मुर्तसिम अलवीना का शौहर है, वो जब चाहे रुखसती कर सकता है और मेरे ख्याल से यही सही वक़्त है। कबीर खान ने लब भींच लिए थे। फिर तय हो गया, अगले माह की कोई भी तारीख रख लें रुखसती की। नहीं, बीजान ने गोया ऐलान किया। कोई मुझसे भी तो पूछ ले। इस बार वह एहतिजाजन गोया हुई। निकाह के वक़्त तुम्हारे दादा ने तुम्हारी रज़ामंदी ली थी ना? अब बात खत्म। अब रुखसती तुम्हारे शौहर की मर्ज़ी से होगी। मरीना खान ने बेटी को घूरा था तो वो खामोशी इख्तियार करती सर झुका गई। नहीं ताई अम्मा, इसकी रज़ामंदी भी मैटर करती है। बताओ तुम क्या चाहती हो? मुर्तसिम ने अब इसकी जानिब देखा। सभी की तवज्जो अब अलविना की जानिब थी। सब कुछ तय कर लिया तो मुझसे पूछने का एहसान क्यों कर रहे हैं? वो गुस्से से बोलती मेज़ छोड़कर उठ गई थी, जबकि कबीर खान ने घूर कर बीवी को देखा, जो इसकी बेटी की मर्ज़ी के बगैर इसकी रुखसती कर रही थी। आप लोग इसकी फ़िक्र ना करें, मैं सँभाल लूँगा। मुर्तसिम बाप का संजीदा चेहरा देख उठकर इसके पीछे गया था। वो अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही थी, जबकि वो दस्तक देता सीधा अंदर आया था। सुबह पूछा तो था मैंने तुमसे, अब ये नखरा क्यों? वो जेबों में हाथ फंसाए काप में खड़ा सवाल कर रहा था। बहुत बड़ा एहसान है आपका, वो जल कर बोली तो मुर्तसिम ने एक गहरी सांस खारिज करते इसका हाथ पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। देखो अलवीना, तुम्हारी और मेरी उम्र में काफी फर्क है, मगर हकीकत ये है कि
अब मुझे अपनी बीवी अपने रूम में चाहिए। बिज़नेस सेट किए मुझे 2 साल हो गए, मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम्हें इजाज़त हो तो मैं दूसरी शादी शौक से कर सकता हूँ। नम लहजे में बोलता, आखिर में वो ज़रा शरारत से बोला था। अलवीरा ने घूर कर देखते इसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद कराया था। या आप मर्दों को हर मसले का हल दूसरी शादी ही क्यों लगती है? वो नाराज़गी से दोबारा रुख फेर गई थी। पहली नहीं मान रही तो दूसरी में हर्ज नहीं है। अब वो घूमकर सिंगार से टेक लगाए खड़ा था। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, बस हुई। फ्री तो मैं शादी के बाद ही होऊँगा और तुम्हारी ये नाज़ रफ़ी भी देख लूँगा। इसकी ज़ुबानियत से तंबी लहजे में गोया हो था वो रूम से निकल गया था। घर में की शादी की तैयारियां उरूज पर थी, ऐसे में सब कुछ ही बड़ी जल्दी में हो रहा था। अलवीना तो इस जल्दबाजी को शादी की वजह से बौखलाई सी थी। वो आज थकन के बाइस ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी से ज़रा जल्दी आ गई थी। इसकी माँ और चचियाँ बाजार गई हुई थी। घर में बस बीजान थी जो अपने रूम में थी। वो भी खाना खाकर सीधे रूम में आकर बंद हो गई थी, जबकि मुलाजिमा इसके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। बीबी जी, ये दूध पी ले, बेगम साहिबा ने कहा था, याद से दे दूं। अलवीना ने पहले मुंह बनाया, फिर माँ की नाराज ये याद कर एक ही सांस में पी गई। फ़ायज़ा बाजी, मैं ज़रा आराम करना चाहती हूँ, प्लीज़ किसी को मेरे रूम में ना भेजिएगा। वो बेड पर नींद-दराज़ होती आँखें मूंद गई। थकन थी या कोई नशा कि वो कुछ ही मिनटों में नींद की वादियों में उतर गई थी। कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आता रूम अंदर से लॉक कर चुका था। बेड की जानिब बढ़ता शख़्स अलवीना के नज़दीक बैठकर इसके ऊपर झुका था। रात का न जाने कौन-सा पहर था जब इसकी आँख खुली थी। सर भारी हो रहा था, वो नींद गुनगुनाती के बाइस दोबारा नींद की वादी में उतर गई थी। इस वक़्त सुबह के 5 बज रहे थे। नींद का गलबा ख़त्म हुआ तो इसे खुद में अजीब-सा महसूस हुआ था। शॉवर लेकर वो नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। दिल अजीब हो रहा था। वो यूनिवर्सिटी के वक़्त खामोशी से यूनिवर्सिटी चली गई थी। वहाँ भी इसका दिल घबराता रहा था। दिल में अजीबो-गरीब वसवसे आ रहे थे। सुबह नाश्ते पर सबने इसकी इतनी लंबी नींद का पूछा तो वो बहाना बना गई। ना जाने कल का दिन कैसा था, इसके साथ क्या हुआ था, सब कुछ समझ से बाहर था। आज इसे मायूं बिठाया जा रहा था। बॉटल ग्रीन लहंगे में मलबूस वो उदास-उदास सी हँसी लग रही थी। मुर्तसिम के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। वो आज बेइंतहा खुश था। दोनों को साथ बिठाया गया था। फंक्शन रात देर तक चलता रहा। सब कज़िन्स लड़कियाँ रत जगह में शुगर लगा रही थी, जबकि अलवीना बहाना बनाकर वहाँ से उठ गई थी और सीधा कमरे में आकर बंद हो गई थी। वो घबराई-घबराई सी इसकी सेज सजाए बैठी थी। ब्लड रंग शरारे मलबूस वो आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। हर निगाह में इसकी नीयत 27 थी। सब इसके नसीब पर अश्क कर रहे थे। वो भी बैठी थी कि एकदम सर घूमता महसूस हुआ। दिल अजीब हो रहा था। वो उबकाई आने के बायस यूँ ही अपना लिबास सँभालती सीधी वॉशरूम भागी थी। इतने में मुर्तसिम भी दस्तक देता रूम में आया था, मगर अलवीना को वॉशरूम के वॉश बेसिन पर झुका देख वो ज़रा परेशान सा करीब आया था। क्या हुआ अलवीना? वो भी इसके पीछे ही आया था। कुछ नहीं, बस घबराहट से उल्टी हो गई। वो खौफज़दा सी बोली थी। तुमने खाना खाया है? इसने इसके माथे पर हाथ रखकर इसका निचरा हुआ चेहरा देखा था। जी खा लिया था, अब वो साथ ही कमरे में आए थे। मुर्तसिम ने इसे बेड पर बिठा दिया था। तबीयत ज़्यादा तो नहीं खराब हो रही? डॉक्टर को बुलाऊँ? इसे अपना सर दबाता देख वो तफ्तीश भरे लहजे में बोला था। नहीं, नहीं, शायद थकन हो गई है, बस इसलिए। अलवीना इसे बता नहीं सकी वो कुछ दिनों से शदीद स्ट्रेस का शिकार थी। आर यू श्योर? इसने एक बार तस्दीक चाहिए। अगर आप माइंड ना करें तो मैं चेंज करके सो जाऊँ मुंतसिम? मुझे इस ड्रेस में घबराहट हो रही है। मुर्तसिम कितनी ही देर खामोशी से इसका चेहरा देखता रहा, जो बेचैन दिखाई दे रही थी, मगर आज वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, वो इसकी दिल भर की तारीफ़ करना चाहता था, मगर मैडम ऐसा कोई मौका देने को तैयार नहीं थी। चेंज कर लो मेरी जान, इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे लग रहा है तुमने हमारी शादी की ज़्यादा ही टेंशन ले ली है। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, जिन थोड़ी हूँ। धीरे से इसका गाल चलाता वो खुद ही इसके दुपट्टे से पिन निकालता, अब ज्वेलरी उतारता। मैं खुद इसने ज़रा झिझक कर कहा, मैं कह रहा हूँ ना तुम रिलैक्स करो। अलमीना का दिलो-दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। एक दिल क्या कि अभी इस दिल की बात कह दे, मगर फिर मौके की नज़ाकत देख वो खामोश हो गई। जाओ चेंज कर लो स्वीटहार्ट। इसकी पेशानी पे बोसा देता वो कपबोर्ड से एक ड्रेस निकाल कर थमाता वॉशरूम का दरवाज़ा दिखा चुका था, जबकि वो बोझल दिल और बोझल कदमों के साथ वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। कमरा नींद तारीकी में डूबा हुआ था। वो चेंज करके बाहर आए, जब तक मुत्तसिम भी कपड़े चेंज करके बेड पर लेट चुका था। इसे आता देख वो हौले से मुस्कुराया। वो अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया था। अब ठीक है तबीयत? इसे साथ ही लिटाता वो नर्म लहजे में बोला, अब जबकि वो झिझक कर ज़रा फांसी पे हुई, मगर इसने ऐसा नहीं होने दिया। यहीं पास रहो। इसके बालों में उँगलियाँ चलाता वो हल्की-फुल्की बातें कर रहा था, जबकि वो ख़्यालों में गुम कब की नींद की वादियों में उतर गए, इसे इल्म ही ना हो सका। अगले दिन वलीमा की तकरीब के बाद ही सब रिश्तेदार घरों को वापस चले गए थे। मगर पिछले 2 दिन से ही अलवीना की तबीयत ख़राब चल रही थी। इसकी एक ना सुनते आज मुर्तसिम इसे अस्पताल ले जा रहा था, जो घर में किसी को ना बताने पर ज़ोर दे रही थी। इनकी नई-नई शादी से अब परेशान हो जाती, जबकि मुर्तसिम लॉन्ग ड्राइव करके इसे अस्पताल ले आया था। वो दोनों डॉक्टर साहब के सामने थे। मुर्तसिम के अंदाज़ में बेचैनी थी। अलवीना का चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था। मुबारक हो, ये 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। कमज़ोरी की वज़ह से इनकी हालत है। मैं सप्लीमेंट्स लिख रही हूँ, आपको रेगुलर डाइट अच्छी लेनी है और चेकअप लाज़मी कराना है। डॉक्टर पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी, मगर इन दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। सबसे पहले होश मुर्तसिम को आया। आपने सही चेक किया है, वो गला खंगाल कर बोला तो डॉक्टर की पेशानी पर बल नमूदार हुआ है। जी, मगर तसल्ली के लिए टेस्ट लिख दिया है मैंने। वो एक नज़र अलवीना को देख इसका हाथ पकड़ कर बाहर आ गया। मुर्तसिम, ये आपका ही बच्चा है ना? इस रात आप ही मेरे कमरे में आए थे ना? वो जो बात इतने दिनों से परेशान कर रही थी, गाड़ी में बैठते ही इसने सवाल किया था। वो कितनी देर साकत निगाहों से इसे देखता रहा, फिर कुछ भी कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जल्दी अलवीना को तो मानो
वो हैरत थी कि काँटों में तो बदन में लहू नहीं। अरे बच्चों, इतनी जल्दी वापस आ गए? बीजान ने इन्हें देख सवाल किया, जबकि अलवीना की आंखें नम हो रही थी। मुबारक हो आपको, मुर्तसिम के लबो लहजे पर सब ठपक गए थे। खैरियत बेटा, सबने सवालिया निगाहों से देखा। आप परदादी बनने वाली हैं? सबके चेहरों पर हैरत और बेयकीनी थी। कितनी ही देर तो घर के सब बड़े एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते रहे, फिर एकदम गड़बड़ा कर होश में आए थे। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरी जान। ये तो बहुत बड़ी खबर है। अलमीना, रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? मरीना ने जैसे ही आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया, वो हिच्कियों से रोने लगी। नजरें मुर्तसिम पर थी, जो सपाट निगाहों से इसे ही देख रहा था। अरे भाई, मुंह उठाकर खाली हाथ आ गए, मिठाई कहाँ है? यावर साहब ने बेटे को टपट कर गले लगाया, जबकि वो खामोश था, बिल्कुल खामोश। मैं रूम में जाऊँ? डॉक्टर ने इसका खास ख्याल रखने को कहा है। मेरी तो कल की इमरजेंसी में दुबई की फ्लाइट है और फिर शायद मुझे कुछ माह के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। सबने अचंभे से इसे देखा था, जबकि अलवीना का दिल किया कि इसे बस अभी मौत आ जाए। इसने कुछ कहे बगैर ही बहुत कुछ कह दिया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तेजी से बदल रहे थे। मुर्तसिम को गए 9 माह होने को आए थे। इन 9 माह में सबने इसे वापस आने को कहा था, मगर वो हमेशा कोई बहाना बना देता, कभी काम, कभी हेल्थ, तो कभी कुछ। सबको लगा कि वो अलवीना को यूं इतनी जल्दी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सका, मगर अलवीना, इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। शदीद स्ट्रेस के बायस वो ज्यादा सोती ही रहती। कबीर खान ने तो एक दिन कॉल करके अपने दामाद को खूब सुनाई थी। ये करना था तो रुखसती ली ही क्यों थी। मरीना खान के दरमियान खूब झड़प हुई थी। रात का वक्त था, सब घर वाले करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी के शहर से बाहर गए हुए थे। सिर्फ कबीर खान और दोनों माँ बेटी ही घर पर थी। मरीना खान बेटी के पास थी, तभी वो रात में अचानक उठकर बैठ गई थी। मामा, क्या हुआ मेरी जान? इन्होंने बेटी का माथा चूमा। मामा, ये बच्चा, मुझे नहीं मालूम कि ये। फिर वो माँ को सारी हकीकत से आशना करती हैरत की गहराइयों में धकेल गई। कोई इनके घर में इनकी बेटी के साथ ये सब कर गया था, वो सब इतने बेखबर। मरीना खान के कानों में अपनी सारी बदुआएं गूंज रही थी, जो इन्होंने कबीर खान की औलाद को दी थी, और आज वो सब इनकी बेटी को आ लगी थी। ये क्या कह रही है अलवीना? इनकी जबान लड़खड़ा गई थी। सच कह रही हूँ मामा, मुर्तसिम इसीलिए मुझे छोड़कर गए हैं। अगली सुबह तबीयत बिगड़ जाने के बाद इसे फौरी अस्पताल लाया गया था और वहां इसने 2 प्यारे से जुड़वा बच्चों को जन्म लिया था। जिन जुड़वा बच्चों का सुन शायद इसे खिल उठना था, मगर वक्त बड़ा बेरहम था। अब इन्हें देख मरीना खान को वहशत हो रही थी। कबीर खान को सारी हकीकत बताती हुई इन्हें इस उम्र में निढाल कर गई थी। शायद इनका क्या इनकी बेटी के सामने आ गया था, मगर ये सिर्फ एक सोच थी। मैं इन बच्चों को यतीम खाने छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि इनसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी बच्ची को पल पल जीते मरते नहीं देख सकती। अलवीना पूछे तो कह दीजिएगा, बच्चे मुर्दा पैदा हुए थे। घर वालों को भी यही कह दीजिएगा। शायद इसके बाद मुर्तसिम अलवीना को अपना ले, वरना सारी जिंदगी इन बच्चों का चेहरा देखकर वो कभी हमारी बेटी को नहीं अपना सकेगा। वो वो खामोश थे। कयामत आकर गुजर गई थी। बेटा, यही अल्लाह की मर्जी थी। अलवीना घर आ गई थी, मगर जब से इसे अपने बच्चों का पता चला था, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सब घर वाले इसके गम में नम आंखों समेत इसे संभाल रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। इसके दोनों क्राइम पार्टनर्स अपनी दोस्त को यूं बिखरता देख खुद भी गम से चूर थे। बीजान, बीजान, वो बच्चे, अलवीना, खामोश हो जाओ। मरीना खान ने बेटी को डपटा था। नहीं मामा, मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकती, और जिनकी वजह से मैंने ये बोझ उठाया था, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे सबको सच बताने दे। वो वहशतज़दा लहजे में सारी हकीकत बयान करती फूट फूट कर रोती थी, जबकि दरवाजे की दहलीज पे खड़ा मुर्तसिम बच्चों का सुनकर चील की तेजी से इसके नजदीक आ रहा था। क्या क्या हुआ मेरे बच्चों को? कहाँ है वो? वह वहशतज़दा सा इसे झंझोड़ चुका था, जो हैरत से मुर्तसिम को देख रही थी। वो अचानक कैसे वापस आ गया था? वो क्या हुआ मेरे बच्चों को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औलाद के बारे में ऐसी बात करने की, या इन्हें किसी और से जोड़ने की? वो मेरी औलाद है, बीवी हो तुम मेरी, सालों से निकाह में हो मेरे। वो इसे झिझोड़ने के साथ साथ सब घर वालों को हवास बाख्ता कर गया था। मरीना खान तेजी से मुर्तसिम की जानिब आती गिरेबान पकड़कर उठा चुकी थी। वो वो तुम्हारी औलाद है। मुर्तसिम ने अपनी ताई का जलाल देख थूक निकला था। जी ताई, वो इससे कबल के वो कुछ कहता, मरीना खान का हाथ उठा था और इसके गाल पर निशान छोड़ गया था। क्यों आए थे तुम इस तरह से मेरी बेटी के करीब, और फिर इसे जहनी अजियत से दो चार करके दूर क्यों गए? क्यों इसका वहम दूर नहीं किया तुमने? बोलो। वो इसे झंझोड़ चुकी थी, जबकि सब घर वाले हैरत और बेयकीनी की तस्वीर बने खामोश थे। मैं ताई, मेरे बच्चे कहाँ हैं वो? प्लीज मुझे मेरी औलाद का बता दें। वो इस वक्त पागल हो रहा था। यतीम खाने में हैं वो दोनों। जिन बच्चों का तुम्हारे जैसा बाप हो, इन्हें यतीम खाने में ही होना चाहिए।
अलवीना ने वहशत से माँ को देखा था। मामा, मैंने इन बच्चों को यतीम खाने में दे दिया था ताकि तुम दिन रात इन्हें देख देख कर ना तड़पो। बेटी की नजरों से नजरें चुराती वो नादिम लहजे में बोली थी, जबकि अलवीना पागल दीवाना वार दरवाजे की जानिब भागी थी। अलवीना कितनी ही आवाजें थी जिन्हें वो अनसुना कर गई थी। मुर्तसिम भी इसके पीछे भागा था। अलवीना, मेरे बच्चे, मुर्तसिम, मेरे बच्चे मुझे चाहिए। इन्हें इन्हें कुछ हो जाएगा। मुझे मुझे इनके पास मुझे इनके पास ले चलें। मैं मर जाऊंगी। प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलें। वो इसके सामने हाथ जोड़ गई थी, जबकि मुर्तसिम इसे हिसार में लेता फौरन गाड़ी में बैठा था। घर से 3 गाड़ियां एक साथ निकली थी। माजी, मरीना खान और कबीर खान दोनों दूर परे के कजन्स थे। दोनों ही मियाँ बीवी में कभी नहीं बन सकी थी, क्योंकि कबीर खान की पसंद कोई और औरत रही थी। दोनों की शादी हो गई थी, मगर दोनों में निभा ना हो सक रहा था। सालों अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी, और इसी दौरान इनके छोटे भाई यावर की शादी जिस लड़की से तय पाई, वो वही इनकी मोहब्बत थी। पहले पहल तो इन्होंने बर्दाश्त से काम लिया, मगर जब इनकी पसंदीदा औरत ब्याह कर इस घर में आ गई, एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई थी, वो सुबह शाम इनकी नजरों के सामने रहने लगी, तो गुस्से और झुंझलाहट में कबीर खान ने मरीना खान पर जुल्म शुरू कर दिया था। अपने अंदर लगी आग को वो मरीना पर तशद्दुद करके उतारते थे। मरीना खान इस रिश्ते को खींच खींच कर चलाती अब थक चुकी थी। जब वो फैसला लेने को सोच रही थी, तो सालों बाद इन्हें अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। वो इस औलाद को ख़त्म करना चाहती थी, और जब बात बड़ों में पहुंची तो वो चीख चीख कर हकीकत बयान करती दिलशाद और यावर के रिश्ते को भी तबाह कर गई थी। यावर शौहर थे, मर्द चाहे बाही क्यों ना हो, वो कैसे गवारा कर लेते कि इनकी बीवी इनके भाई के दिल में बसती है। और बस वहीं से इस रिश्ते में मोहब्बत तो खत्म हो गई, बस एक समझौता रह गया था। दूसरी तरफ मरीना खान जो औलाद खत्म करना चाहती थी कि कहीं इनकी कबीर खान की औलाद के लिए दी गई बददुआएं अब इन्हीं की औलाद को ना लग जाएं, तो वो बड़े खान के कहने पर इस रिश्ते को बरकरार रखने और अपनी औलाद को दुनिया में लाने के लिए इस शर्त पर राजी हुई थी कि अलवीना खान की जिंदगी का हर फैसला वो खुद लेंगी। इसके बाप का इस पर कोई हक नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा ही था। बेटी के बाद कबीर खान बहुत सुधर गए थे। इन्होंने मरीना को ज़हनी अज़ियत देना और हाथ उठाना छोड़ दिया था। मगर दूसरी तरफ यावर और दिलशाद का रिश्ता इस नहज पर आ पहुंचा था कि वो सब कुछ सिर्फ छोटे से मुर्तसिम की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, जबकि वो अपनी माँ के साथ बाप का इस कदर बुरा सलूक देख हर वक्त डरा सहमा सा रहता था। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन अपना दिल हल्का करने के लिए दिलशाद ने इसके बाप के रवैये की वजह बेटे को बता दी थी। इसे इस दिन से ही अपने ताया और ताई और इनकी पूरी फैमिली से नफरत हो गई थी, क्योंकि ये सब इनकी वजह से था। मगर घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए कमरे की बातें बाहर नहीं ले जाई जाती थी। बड़े खान का सख्ती से हुक्म था कि मियाँ बीवी अपने मामलात खुद हल करें। एक बार मरीना के मुंह खोलने पर वो अंजाम भुगत चुके थे। जबी अपने आखिरी दिनों में बड़े खान ने लाडली पोती को खानदान से बाहर ना बहाने और दोनों भाइयों में इत्तेफाक कायम रहे, इस सोच के पेश नज़र दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। पहले तो मुर्तसिम राजी नहीं हुआ था, फिर निकाह के बाद इसके रवैये में काफ़ी तब्दीलियां नजर आई थी, क्योंकि इसे अपनी माँ की तकलीफों का बदला लेने के लिए ताया की बेटी मिल गई थी। पहले तो वो सालों रुखसती का इंतजार करता रहा, मगर ना चाहते हुए भी वो अलवीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जो इसकी तवज्जो खुद से हटने ही नहीं देती थी। मगर इंतकाम की आग तो हूस बरकरार थी। जभी जल्दबाजी की रुखसती और उस रात अलवीना के कमरे में जाना, ये सिर्फ पर्दे की आग में किया गया था, मगर वो चाह कर भी वो सब ना कर सका जो वो करना चाहता था।
الوینا کی اتنی جلدی پریگنینسی کی خبر سن وہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا تاکہ بیٹی کی تکلیف دیکھ دیکھ کر وہ دونوں ہی اتنا ہی تڑپیں جتنا اس کی ماں تڑپی تھی۔ مگر واپس آ کر اپنی اولاد کا دکھ سن کر اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ سب یتیم خانے پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو کسی نے گود لے لیا ہے، جبکہ بیٹی انہیں وہیں مل گئی تھی۔ ماما، میرا بیٹا، میرا بیٹا مجھے واپس چاہیے، ورنہ ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ اس کی چیخ و پکار سے یتیم خانے میں موجود بچے سہم گئے تھے، جبکہ بیٹے کے غم میں اس نے بیٹی کو بھی ابھی تک سینے سے نہیں لگایا تھا، جسے مرتسم کھڑا اپنے سینے سے لگائے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے گال سے لگاتا وہ بار بار اس کے نقش چوم رہا تھا، جو اب رونے لگی تھی۔ میرا بیٹا جن لوگوں نے گود لیا ہے وہ بس آ رہے ہیں۔ تمہارا باپ خود کو بیچ دے گا مگر تمہاری اولاد کو واپس ضرور لے کر آئے گا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹی کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے، جس نے انہیں دیکھ رخ موڑ لیا تھا اور نگاہ اپنی بیٹی پر گئی تھی، جسے مرتسم اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ میری بیٹی، مما، میری بیٹی۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو مرتسم چونک کر ہوش میں آیا تھا اور دو قدم آگے بڑھا کر اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کتنی پیاری ہے نا یہ؟ وہ بھی اس کے پاس گھٹنوں میں بیٹھتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو الوینا نے زخمی نگاہوں سے اپنے بزدل شوہر کو دیکھا تھا۔ اللہ نصیب بھی پیارے کرے، ایسا نہ ہو کہ ایسے بھی کوئی بزدل مرد اس کے باپ کے کیے کی سزائیں دے۔ وہ جس قدر ناگواری سے پھنکاری تھی، مرتسم کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ ایسے مت کہو یار، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ابھی تو اولاد کو گود میں لیا تھا اور وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ یہ صرف میری اولاد ہے، ان پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ تو ویسے بھی انہیں بے نام اور مشکوک کر کے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، تو بس یہ میری اولاد ہے، سمجھے آپ؟ وہ بیٹی کو سینے سے لگاتی کرب سے گرائی تھی۔ الوینا، تم زیادتی کر رہی ہو۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ یہ سب تمہاری خود ساختہ سوچ ہے۔ ہاں، میں تمہیں اذیت سے دوچار کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا تھا، مگر اپنی اولاد سے دستبردار کبھی نہیں ہوا، سمجھی؟ اس بار وہ چلایا۔ بھلا وہ اپنی اولاد سے کیسے دستبردار ہو جاتا؟ اگر منع نہیں کیا تھا تو مانا بھی تو نہیں تھا نا؟ وہ وحشت زدہ سے لہجے میں بولی تھی۔ کب نہیں مانا؟ میں نے بی جان کو کہا تھا کہ آپ پردادی بننے والی ہیں، اور کیسے مانا جاتا؟ کیا میں نے کہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے؟ کیا میں نے تم پر کوئی الزام لگایا تھا؟ کیا میں نے ایک بار بھی انہیں اپنی اولاد ماننے سے انکار کیا؟ نہیں، ہاں تکلیف دینا چاہتا تھا تاکہ یہ تکلیف تمہارا باپ محسوس کرے، جو میری ماں نے ساری زندگی برداشت کی، مگر ایک بار پھر تمہاری کردار کشی نہیں کی۔ تم مجھے میری اولاد سے دور نہیں کر سکتی۔ سب گھر والے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بچے کو لے کر وہ فیملی آ گئی ہے۔ مرتسم اور الوینا بے قراری سے آفس کی جانب بڑھے تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے مجھے دے دیں۔ الویلا نے جھپٹنے کے سے انداز میں اس عورت سے بچہ چھین لیا تھا، جبکہ وہ حواس باختہ ہوئی۔ میڈم، ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ بچہ اس کپل کا ہے اور یہ اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ ان کی والدہ غلط فہمی میں انہیں یہاں چھوڑ گئی تھی، مگر کل ہم نے لیگلی اس بچے کو ایڈاپٹ کیا تھا۔ اس عورت کے شوہر ذرا برہمی سے بولا تھا، جب ہی مرتسم آگے بڑھا تھا۔ یہ دونوں بچے ہمارے ہیں۔ میں ملک سے باہر تھا، میری وائف ڈلیوری کے بعد ہوش میں نہیں تھی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ بچے مردہ پیدا ہوئے ہیں، بس اسی لیے یہ ساری غلط فہمی ہو گئی۔
आप बदले में कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और फिर वहां की हेड की तरफ मुड़ गए। कोई और बच्चा हो तो हमें जरूर बताइएगा, मगर पहले तसल्ली कर लीजिएगा कि इस बच्चे का कोई वली वारिस ना निकल आए। सब ने सुख का सांस लिया था। क्या मैं एक बार गोद में ले सकती हूँ? इस औरत ने इस औरत ने ममता की तड़प के तहत आज से पूछा था। मुर्तसिम ने पीछे को होती अलवीना की गोद से अपने बेटे को लेकर इस औरत को थमाया था। जितना इन्होंने इसकी औलाद का ख्याल रखा था, वो इतना तो हक रखते थे। बहुत प्यारा है ये बच्चा, लेकिन रात को उठ जाता है, बहुत तंग करता है। इसका बहुत ख्याल रखिएगा अब। वो आंसुओं से रोती अपने शौहर के साथ रुखसत हो गई थी। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद इन लोगों ने वहां से रुखसत ली थी। अलवीना की तबीयत की नासाजी के बायस वो सो रही थी, जबकि मुर्तसिम दोनों बच्चों को संभालता इसके जागने का इंतजार कर रहा था। वो अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर बीजान की तंबी की वजह से वो मुर्तसिम के कमरे में ही थी। जब ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। भाई, अलवीना जाग गई? आशी ने सवालिया अंदाज में पूछा था, जबकि निगाहें बेड पर सोई अलवीना पर मरकूज थी। नहीं, अभी नहीं उठी। बेटी गोद में थी, जबकि बेटा कॉट में लेटा था। इसे हम ले जाएं? वो सरगोशी में बात कर रहे थे। नहीं यार, तुम्हारी बहन उठ गई और इसे सामने अपने बच्चे नजर नहीं आए तो पागल हो जाएगी। मुर्तसिम ने इसकी हालत के पेश नजर कहा था, तो वो दोनों खामोश हो गए थे। हम यहाँ आ जाएं फिर? आ जाओ। ये कितने क्यूट है ना। अब वो इसकी बेटी से खेल रहे थे, जबकि मुर्तसिम उठकर अलवीना के पास आ गया था। इसकी पेशानी पर लब रखता इसके हाथ थामे बैठा था, जहां कैनोना लगने के निशानात थे। आई एम सॉरी, वो धीरे से बड़बड़ाया। जब अलवीना चौंक कर उठी थी। मेरे बच्चे, वो खौफ से इधर उधर तलाश कर रही थी। यही है अलवीना, परेशान नहीं हूँ। इसने हाथ से इसे पीछे धकेल कर वापस लगाया था, जभी इसकी नजर इन दोनों के हाथों में मौजूद अपने बच्चों पर गई थी। उठ गई? यार ये क्या, तुम सब ने बच्चे बच्चे रट लगा रखी हुई है। इनका कोई नाम भी तो रख लो। वो दोनों साथ बोले तो मुर्तसिम और अलवीना ने एक दूसरे को देखा था। बेटी का नाम तो मैं ही रखूंगा, बेटे का अलवीना रखेगी। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो मुस्कुरा भी ना सकी। बीजान से पूछ लो, ये इनकी पर पोता पोती हैं। वैसे भी सिर्फ इस बार इसने चुपते लहजे में तंज किया था। चलो यार, निकलो यहाँ से, मेरी बीवी कोमा से बाहर आ गई है। मुझे जरा इससे दो दो हाथ करने दो। वो जरा शरारती लहजे में बोला था, तो वो दोनों खी खी करते बच्ची मुद्दसिम को थमाते रूम से बाहर निकल गए थे, जबकि वो अब भी सपाट तासुरात समीत मुर्तसिम को घूर रही थी। ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा। वो मजीद शरारती लहजे में बोली थी। अगर आपको लग रहा है मैं आपकी फजूल गोई सुनकर सब भूल जाऊंगी, तो ये महज आपकी खाम ख्याली है। वो दुरुस्तगी से बोलती कोहनियों के बल उठने लगी थी, तो वो जरा पीछे हुआ। यहाँ दे मेरी बच्ची, बोल दिया है ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं, और इन दोनों का नाम भी अब मैं खुद ही रखूंगी। इसका नाम नूरुल ऐन है और मेरे बेटे का यूसुफ। इसने जानकर दोनों बच्चों का नाम खुद तजवीज किया था, ताकि वो मजीद इन पर हक ना जमा सके। रख लो मेरी जान, तुम भी मेरी हो और हमारे बच्चे भी मेरे ही हैं। वो मोहब्बत से बोलता बेटे को भी कोट में डालकर इसके पास आया था, साथ ही इसका हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाया था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया। आई एम सॉरी, वो नादिम सा मुख्तसर लहजे में बोला था। बस सॉरी? वो इस्तेज़ा या मुस्कुराई।
लंबी चौड़ी तकरीर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है मैं गलत था, मैंने गलत किया और जो तुमने सहा इसकी कोई तलाफी नहीं है। इन दोनों में जज्बाती तौर पर तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत थी, मगर मैं तुम्हें मैसर नहीं था। जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी हिमाकत है मेरी। वो दिल गिरफ्तगी से बोल रहा था। मैंने अभी इस रिश्ते के हवाले से कुछ नहीं सोचा और जब सोच लूँगी तब जवाब दूँगी। वो भी तंज़िया बोली थी, ओके, मैं तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, जिस तरह दादा जान ने ताई अम्मा को किया था। तुम अपने फैसले में आज़ाद हो, मगर तुम जब भी मुझे आवाज़ दोगी, मैं तुम्हारी तरफ लौट आऊँगा और मुझे आखिरी सांस तक तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार रहेगा। वो इसका हाथ छोड़कर अब खड़ा हो गया था। अलवीना ने धुंधली निगाहों से इसे देखा था। सवा महीना गुजर चुका था। इस दौरान घर वालों ने इन दोनों के रिश्ते के दरमियान बोलने के बजाय बच्चों का अकीका किया था, ताकि खानदान वालों में बच्चों की पैदाइश का इल्म हो सके। आज बीजान ने फैसला कर लिया था कि इन दोनों के फैसले भी कर दिए जाएं। बड़ों की गलतियों की सजा बच्चे काट रहे थे और उन्हें ये सब एक आंख पसंद नहीं था। बीजान, आपने बुलाया था। वो बच्चों को सुलाकर इनके पास सैगम और आशिर को छोड़ कर आई थी कि आखिर बच्चे जाग भी जाएं तो वो दोनों इनके पास हों। हाँ, इतनी देर में घर के सब बड़े और मुर्तसिम भी वहां आ गया था। सबके बैठते ही इन्होंने बात का आगाज किया था। फिर आप दोनों ने क्या सोचा है? अलवीना खामोश रही थी। किस बारे में? मुर्तसिम सवालिया बोला। अपने रिश्ते के बारे में। वो एक गहरी सांस भर कर रह गया था। बीजान, ये हम दोनों मियाँ बीवी का जाती मामला है। हम खुद ही हल कर लेंगे। दिलशाद बेगम ने अब बेटे को घूरा था। तुम्हारा जाती मामला कहाँ से आ गया बेटा? तुमने अपने बाप के किए की सजा इस बच्ची को दी और कुछ बाकी रह क्या गया? दिलशाद बेगम का बस नहीं चल रहा था। वो बेटे का मुंह लाल कर देती। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया था कि तुम इस बच्ची से बदला लेते रहो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये बुजदिलों वाली हरकत करते हुए? इस बार वो गुर्राती हुई सवालिया बोली। तो वो सर झुका गया था। वो कहते हैं ना कि बेटा हमेशा बाप पर ही जाता है। मैंने तुम्हारी खातिर सारी जिंदगी तुम्हारे बाप के साथ गुजार दी। तुम्हारी अच्छी तरबियत में कोई कमी ना छोड़ी, मगर खून का बड़ा असर होता है। निकले तुम भी वही औरत से बदला लेने वाले बुज़दिल मर्द। वो तल्ख लहजे में बोलती वहां निशज़ छोड़ गई थी, जबकि माँ के लफ्जों पर वो तड़प कर रह गया था। अलवीना, तुमने क्या सोचा है बेटा? मरीना खान ने बेटी से सवाल किया था। कबीर साहब ने भी अब बीच में मुदाखलत की थी। अलवीना, बेझिझक और डरे बगैर फैसला करो। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। कबीर खान ने बेटी के सर पर हाथ रखकर हौसला दिया था। बाबा, अभी मुर्तसिम ने कहा तो है कि ये हमारा जाती मामला है। हम दोनों खुद ही हल कर लेंगे। मुर्तसिम का अटका साज अब जहा कर बहाल हुआ था। चलो ठीक है, मगर तुम लोगों की नाराजगी इतनी तवील नहीं होनी चाहिए कि इसका मनफी असर बच्चों की जहनी सेहत पर पड़े। अब मैं मजीद कोई गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रुंधे लहजे में बोली तो अलवीना और मुर्तसिम दोनों ने इन्हें अपने बाजुओं से हिसार में लिया था। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। वो दोनों इनकी दिलजोई में मसरूफ थे, जबकि दोनों बड़े भाई एक दूसरे से नजरें मिलाए बगैर कमरे से निकल गए थे। निशात बेगम और इनके शौहर अब माँ के साथ ही बैठ गए थे। इन इनकी दोनों बीवियां अपनी पूरी जिंदगी इनके साथ बिता चुकी थीं, मगर अपने बच्चों में ऐसी सूरत हाल देख वो दोनों ही शर्मिंदा थे। मगर गुजरा वक्त कहाँ पलट सकता है?
बीवियां तो सालों से कंप्रोमाइज कर रही थी, वो मजीद भी कर सकती थी। पीछे कुछ बाकी नहीं रहा था। 1.5 साल बाद, नूरुलैन, अपनी मामा से बोल दो, इन्हें कोई हक नहीं है तुम्हारे बाबा के अलावा किसी को भी इतना खूबसूरत होकर दिखाने का। आज आशिर की मंगनी थी, सब घर वाले खुश थे। अलवीना की नाराजगी अगरचा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो दोनों अब एक दूसरे के आदी हो गए थे। यूसुफ, अपने बाबा को बता दो, आपकी मामा पर सिर्फ आपका हक है। वो भी बाल बनाती तिनक कर बोली थी। वो दोनों नन्हे शहजादे अब पाँव पाँव चलने लगे थे और अलवीना को सारा दिन अपने पीछे ही दौड़ाते रहते थे। वो अपनी पढ़ाई के आखिरी साल बामुश्किल ही पूरे करके अब मुस्तकिल बच्चों में मगन हो गई थी। मुर्तसिम चाहता था वो मास्टर्स करे, मगर वो इनकार कर चुकी थी। हाँ, वो तो हम आज रात को देख लेंगे, वो शरारत से बोला था, जबकि वो झेप कर बच्चों को तैयार करने लगी थी। अब आराम से तसल्ली से देखते रहिएगा, जैसे पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं। वो शरीर सी मुस्कुराहट समेत बोली थी। चलें, देख लेंगे। फिलहाल तो जरा मैं भी तैयार हो जाऊं, ताकि अपनी बीवी की खूबसूरती को टक्कर दे सकूं। वो बेटी के गाल पर बोसा देता खुद वॉशरूम में जाकर बंद हो गया था। वो सब मंगनी से थके हारे से वापस आए थे और वापस आते ही सब अपने अपने कमरों में घुस गए थे। सुबह संडे था, सबका देर तक सोने का इरादा था। ऐसे में वो भी कमरे में आते ही बच्चों के मुंह में फीडर लगाती पहले इन्हें सुलाने के लिए लेट गई थी। चेंज तो कर लेती। सिया रंग पैन कोट में मलबूस मुर्तसिम बाहर आया तो वो इसे सिल्वर साड़ी समेत ही बेड पर देख बोला, अभी करूंगी। कुछ देर में ही दोनों बच्चे सो गए थे, जबकि वो चेंज करता बेड पर लेट गया था। अलवीना उठने लगी थी तो वो भी साथ ही उठा था। अलवीना, वो चौंकी, फिर पलट कर देखा। जो हाथ में एक खूबसूरत सी चेन लिए इसके गले की जीनत बनाता आईने के सामने खड़ा देख मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा, जो इस रात से पेंडिंग था। अलवीना ने एक गहरी सांस खारिज की थी। थैंक यू, वो हौले से मुस्कुराई थी। अब मैं समझ लूं कि तुमने अपने बच्चों के सदके इनके बाप को माफ कर दिया है। इस बार मुर्तसिम अकाब से हिसार कायम करता मखमूल लहजे में बोला था। हो सकता है, मगर एक शर्त पर। गुस्सा हमेशा मैं करूंगी और आपको बर्दाश्त करना होगा। वो इंगत शहादत उठाकर बोली थी। सब भूल जाना इतना आसान भी तो नहीं था ना। डन। और कुछ? इसने सर तस्लीम खम किया था। आप मेरे अलावा किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो मजीद बोली तो वो कहका लगा गया। मेरी इतनी मजाल जौजा, इसके बालों पर लपकता वो मसरूर लहजे में गोया हुआ था। अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। इसकी जेलसी पर वो एक बार फिर खुलकर मुस्कुराया था। आहिस्ता, अभी उठ जाएंगे दोनों। ये थोड़ा मुश्किल है, मगर माना जा सकता है। इस वक्त जब तुम अपने बेटे को मुझ पर फौकियत ना दो। इसने नाक चढ़ाई, मतलब नामुमकिन। और हाँ, अभी दो हैं। जब 3-4 बच्चे हो जाएंगे तो इन्हें आप संभालेंगे। मैं बस इन दो को संभालूंगी। इस शर्त पर इसका मुंह हैरत की ज्यादती से खुल गया था। अल्लाह को मानो, इतनी नाजुक सी हो, बस दो बहुत है। और बच्चे करके क्या क्रिकेट टीम बनानी है? इसने झुरझुरी ली। दो ने ही नानी याद दिला रखी थी, कजा के 4-5। वो देखी जाएगी। हाँ, अब सोच रही हूँ कि मुकम्मल माफ कर दूं।
اس کے بولتے ہی مرتسم نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے اتنے دو پیارے اینجلز کا بابا بنانے کے لیے تھینک یو۔ وہ دونوں ہی اب مسکرا رہے تھے اور زندگی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنر، کہانی کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔